हाय दोस्तों, तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो है जो कि सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर लिखिए। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको लगभग 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आंसर में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर की जो हेडिंग डाल देनी है। उसके लिखने के बाद सामाजिक आंदोलन विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित होते हैं। इन आंदोलनों में लोगों के लंबे और निरंतर सामाजिक प्रयास और कार्रवाई शामिल है। सामाजिक आंदोलन विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, यह निरंतर चलता रहता है। यह समय और स्थान एकत्रित जनगिनत व्यक्तियों और सामूहिक कार्रवाई का कुल योग है। और आपका जो सामाजिक आंदोलन है, यह एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों और या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिसका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में, एक कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं। यह आपका बीए का सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है, जो कि सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे पढ़कर अपने पेपर में अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं और इसके बीच कौन कौन सा अंतर है। यदि आपको 5 नंबर क्वेश्चन मिलता है तो आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। जो आपकी अगली है, आधुनिक पाश्चात्य जगत में सामाजिक आंदोलन शिक्षा के प्रसार के द्वारा तथा 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण व नगरीकरण के कारण श्रमिकों के आवागमन में वृद्धि के कारण संभव हुए हैं। जो कि आपकी अगली जो पॉइंट है, आधुनिक आंदोलन संसार भर में लोगों को जागृत करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा अंतर्जाल का सहारा लेते हैं। जो आपका आधुनिक आंदोलन है, संसार भर में लोगों को जागृत करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा अंतर्जाल का सहारा लेते हैं। जो आपका सामाजिक परिवर्तन है, समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्यप्रणाली का एक नया जन्म होता है। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेकानेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते हैं। समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन अव्यवस्थाशाली है। भारत के सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े जो आपके महानायक हैं, आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन विश्व के सबसे बड़े प्रभावशाली आंदोलनों में से एक है तथा भारत का सबसे प्रभावशाली शक्ति जो प्रभावशाली है वह सामाजिक आंदोलन है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का जो सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन है, जो शक्ति है, वह सामाजिक आंदोलन ही है। बाबा साहेब का आंदोलन भारत के पिछड़े, गरीब, शोषित, दलित लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक विशेषता मानव अधिकार देने के लिए था। यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी, वह सामाजिक क्रांति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता भी कहलाते हैं, इसलिए उन्हें देश शोषित लोगों उनके अधिकारों के संघर्ष किया और उन्होंने सफलता पाई। शोषित लोगों को उनके अधिकार दिलाने में इन्होंने सफलता पाई
तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महान सत्याग्रह या चवादार तालाब आंदोलन कामा नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे बड़े महान मानवाधिकारी आंदोलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान शीर्ष पर है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड आंदोलन का मतलब यह है कि यह बिहार से अलग हुआ था, यह एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। झारखंड आंदोलन जब भी नाम आए तो समझ लीजिए कि यह बिहार से अलग हुआ था उस समय, यानी कि इसे एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। झारखंड आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है तथा झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ शुरू होने वाला एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुई थी। अंततः 2000 में बिहार पुनर्गठन बिल के पास होने के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तथा 1845 ईस्वी में पहली बार यहाँ ईसाई मिशनरियों के आगमन से इस क्षेत्र में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन और उथल पुथल शुरू हुआ। मिशनरियाँ आदिवासी समुदाय के एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग को ईसाई बनाने में सफल रहे। उन्होंने क्षेत्र में ईसाई स्कूल और अस्पताल खोले, लेकिन ईसाई धर्म में बहुत धर्मांतरण के बावजूद आदिवासी ने अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्थाएं भी कायम रखी और ये द्वंद्व कायम रहा। झारखंड के खनिज पदार्थों से संपन्न प्रदेश होने का खामियाजा भी इस क्षेत्र के आदिवासियों को चुकाते रहना पड़ा है। यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है, जहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिज भी बड़ी मात्रा में है। यहाँ कोयले की खुदाई पहली बार 1856 ईस्वी में शुरू हुआ तथा टाटा की जो कंपनी है वह 1907 ईस्वी में यहाँ जमशेदपुर में स्थापना हुई। इसके बावजूद कभी केंद्र और राज्य सरकार इसकी प्रगति पर ध्यान नहीं दिया तथा जो आपकी झारखंड आंदोलन है उसका आधुनिक काल में क्या हुआ। आधुनिक झारखंड आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुई थी, जिसकी पहल ईसाई आदिवासियों द्वारा शुरू की गई, लेकिन बाद में इसे सभी वर्गों जिसमें गैर आदिवासी भी शामिल थे तथा इसका समर्थन भी हासिल हुआ। पहले रोमन कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदायों के में प्रतिस्पर्धा हुआ करता था, लेकिन चुनाव के समय इनकी एकजुटता से 1930 ईस्वी में चुनाव में इन्हें कुछ सफलताएं हासिल हुई। इस समय आंदोलन का नेतृत्व द्विकु, जिसे झारखंड में द्विकु किसे कहते हैं, झारखंड में बाहर से आए बाहरी लोगों के लिए उस समय के झारखंडी आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। द्विकु नेतृत्व द्विकु कर रहे थे। झारखंड क्षेत्र के प्रवक्ता और प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार की संवैधानिक सफलता थी तथा अब देखते हैं हम आज़ादी के बाद झारखंड आंदोलन कब शुरू हुआ। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद व्यवस्थित रूप से औद्योगिक विकास पर काफ़ी बल दिया गया, जो भारी उद्योगों पर केंद्रित थी और जिसके लिए खनिजों की खुदाई एक जरूरी हिस्सा थी। समाजवादी सरकारी नीति के तहत भारत सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की ज़मीनें बगैर उचित मुआवजे के अन्य हाथों में जाने लगीं। दूसरी तरफ सरकार का यह भी मानना था कि चूँकि वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं है,
इसलिए वहाँ औद्योगिकीकरण न सिर्फ राष्ट्रीय हित के लिए बहुत आवश्यक है बल्कि स्थानीय विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन औद्योगिकीकरण का नतीजा यह हुआ कि वहाँ बाहरी लोगों का दखल और भी बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोग कारखाने में काम के लिए वहाँ आने लगे। इससे वहाँ स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना उभरने लगी और उन्हें लगा कि उनके साथ नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है तथा 1971 में बनी राष्ट्रीय खनन नीति इसी का परिणाम। विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका अविश्वास था कि अखिल भारतीय दलों से टूट चुका था। उनका अविश्वास अखिल भारतीय दलों से टूट चुका था। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद पूंजीवादी के लिए थे, दलित और पिछड़ी जाति के लिए नहीं थे। इसलिए इन दलों के सदस्य के रूप में दलित और पिछड़ी जाति के लिए लड़ना मुश्किल है। फिर उन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति का मोर्चा बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन हुए। 1986 में निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यानी सभी झारखंड स्टूडेंट को यूनियन की स्थापना की। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की और झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन किया। जो आपका अगला क्वेश्चन है, कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसे आप लोग पढ़कर ही बीए का एग्जाम दीजिएगा। कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं भारत में किसान आंदोलन, फिर उसके नीचे हेडिंग डालते हैं परिचय, फिर हम देखते हैं कि किसान ने कौन कौन सा संघर्ष किया कृषक आंदोलन के लिए। तो इन संघर्षों में किसान अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर लड़ते हुए मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। जो आपकी अगली पॉइंट है, बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्हें अपनी ही जमीन के लिए कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने का तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तथा जो आपकी अगली पॉइंट है, वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की तथा उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। साथ जो आपकी अगली पॉइंट है, सरकार ने जून 1917 ईस्वी में एक जांच समिति, जो कि इसके सदस्य गांधी जी थे, जांच समिति की नियुक्ति की। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। तथा जो आपकी अगली पॉइंट है, वर्ष 1858 और वर्ष 1914 के बीच की अवधि में आंदोलनों की प्रवृत्ति वर्ष 1914 के आंदोलनों के विपरीत स्थानीयकृत असंबद्ध और विशेष शिकायतों तक सीमित थी। अब देखते हैं कि आंदोलन का कारण था, कृषि आंदोलन का कारण क्या था। तो पहला जो था किसानों पर अत्याचार। तो हम उसके बाद थोड़ा देखते हैं, जमींदारी क्षेत्रों में किसानों को उच्च लगान, अवैध करारोपण, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सरकार ने भारी भू राजस्व भी लगाया।
भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान आंदोलनों का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटों उद्योगों का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ एवं कर्ज बढ़ा एवं किसानों की गरीबी में वृद्धि हुई। किसान संगठन का उदय, ये तो आपका था आंदोलन का कारण, जो कि कृषि का आंदोलन कारण कैसे हुआ। अब देखते हैं किसान संगठन का उदय। किसान संगठन का उदय कैसे हुआ। अब हम देखते हैं किसान संगठन का उदय कैसे हुआ, जो कि कृषि आंदोलन के लिए बहुत ही जरूरी है। यह टॉपिक आपको बताना। वर्ष 1920 से वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठनों का उदय हुआ। उसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम किसान संगठन थे तथा वर्ष 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब हम देखते हैं 19वीं सदी के किसान आंदोलन। कृषि आंदोलन में गांधी पुरस्कार, इसका मतलब है कि गांधी इस समय नहीं थे। 19वीं सदी, यह जो आपका नील विद्रोह है, इसमें आपको दिख रहा है कि 1859 से 1862। तो आपको पता ही होगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए यह नील विद्रोह गांधी पूर्व चरण है। तो नील विद्रोह में देखते हैं क्या हुआ था। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया तथा नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई तथा नील लाभदायक नहीं था तथा नील की खेती से भूमि की जो फर्टिलाइज है यानी उर्वरा शक्ति है वह कम हो जाती है। अब हम देखते हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलन, जिसमें गांधीवादी चरण यानी कि जिसमें गांधी जी भी थे। तो आप लोगों ने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी थे। जो आपके चंपारण सत्याग्रह है ये आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। तो हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन का क्या महत्व हुआ। तो आंदोलन का महत्व देखने से पहले हम उसको देख लें। उसमें देखते हैं कौन कौन से इसमें टॉपिक है। भारतीयों में जागरूकता, यह आंदोलन का महत्व है। भारतीयों में जागरूकता, किसानों के बीच एकता, किसानों में गैर भेदभाव और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और की सर्वव्यापी प्रकृति के कारण किसान आंदोलन भूमिहीन मजदूरों एवं सामंतवाद विरोधी किसानों के सभी वर्गों को एकजुट करने में सक्षम रहा। जो कि अगली महत्व है, यानी कि जो आपका आंदोलन का महत्व है, किसानों की आवाज़ सुनी गई। अपनी मांगों के लिए सीधे तौर पर लड़ने वाले किसानों के कारण उनकी आवाज़ सुनी गई। यह कृषक आंदोलन का महत्व और लाभ है। राष्ट्रवाद का विकास, अहिंसा की विचारधारा ने आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को बहुत ताकत दी। तो यह आपका हो गया 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह आपका पार्ट 2 है, मैं पार्ट 3 भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आपको सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का। धन्यवाद।